हेलो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का एनसीईआरटी में कक्षा 7 का पहला लेसन अध्ययन करेंगे। इस लेसन का नाम है समानता यानी इक्वालिटी। चलिए तो हम लोग इस लेसन में आगे पढ़ते हैं। क्या आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटनाएं याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुंची हो? आपको उस समय कैसा महसूस हुआ होगा? आप याद कीजिए, अगर आपको कभी लोग भेदभाव या छुआछूत की नज़र से देखते होंगे या फिर आपसे दुर्व्यवहार करते होंगे, तब आपको किस प्रकार महसूस होता होगा? तो आगे हम लोग पढ़ते हैं भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान में जब व्यक्ति को समान मानता है, भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। कहा जाता है कि भारतीय संविधान में जब व्यक्ति को समान मानता है तो इसका अर्थ है कि देश में चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो या वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, शैक्षिक का हो, आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, संबंध रखते हो, वो सभी को समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। हमारे समाज में आज भी लोगों से असमानताएं देखी जाती हैं। लोग उससे छुआछूत भेदभाव करते हैं। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। मतलब पहले जब कानून नहीं था तो लोग भेदभाव करते थे, आज अनेक कानून हैं जिससे लोगों के समान तथा उनके साथ समानता का व्यवहार सुनिश्चित किया जाए, उससे भेदभाव न किया जाए। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसे घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। प्रथम, कानून की दृष्टि में क्या कहा गया है? हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर एक नौकरानी तक या नौकर तक जो घरेलू कामों में कार्य किया करते हैं, वो महिला हो या पुरुष हो, सभी को एक ही कानून पालन करना होता है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने का आधार किया जा सकता है। दूसरा में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने का आधार किया जा सकता है। दूसरा कानून में वो कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, वंश का हो, जन्म स्थान हो, कहीं भी हुआ हो, या स्त्री हो या पुरुष हो, उस सभी को समान माना गया है। तीसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा मतलब बता रहा है कि दूसरा कानून में किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, वंश का हो, जन्म स्थान कहीं भी हुआ हो और या फिर स्त्री हो या पुरुष होने के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा जो है, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिनमें
खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, यानी छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। चौथा जो है छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकारों को दो तरह से लागू किया है। जो समानता का अधिकार है वो दो तरह से लागू किया गया है। पहला जो है कानून के द्वारा, दूसरा जो है सरकार की योजनाओं के द्वारा एवं कार्यक्रम के द्वारा, जो भी सुविधाहीन समाजों की मदद करेगा। दूसरा जो है सरकारों की योजनाओं व कार्यक्रम द्वारा जो सुविधाहीन समाजों की मदद करके। एक जो सरकार बता रही कि पहला कानून जो कानून के द्वारा है, दूसरा जो है सरकार की योजनाएं, जो भी योजनाएं या कार्यक्रम लाते हैं वो जो सुविधाहीन होते हैं समाज में, उनको मदद करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। भारत में, भारतीय संविधान में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने का अधिकार की रक्षा करता है। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदाय जिनके साथ सैकड़ों वर्ष तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की है। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में पहले इनका अवसर नहीं मिलते थे, उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाई गई एक कदम मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। एक कदम उठाया गया है जो मध्याह्न भोजन जो कि प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस राज्य ने मध्याह्न भोजन सबसे पहले लागू किया था? तो तमिलनाडु है जो भारत का पहला राज्य है जो तमिलनाडु ने मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ किया। यह जो है 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। अब जब तमिलनाडु ने लागू किया और उच्च न्यायालय से यह आदेश दिया गया था कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में 6 माह के अंदर यह योजना आरंभ किया जाए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए, यानी काफ़ी बच्चों के लिए फायदे हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे। मतलब पहले शिक्षक बताते हैं कि अगर बच्चा को दोपहर में लंच होता था तो वे घर जाते थे, लेकिन फिर वो वापस लौटते ही नहीं थे स्कूल। परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा, उनकी उपस्थिति में सुधार आया। वे माताएं जिन्हें पहले काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जाति पूर्वाग्रह
को कम करने में भी सहायता मिली है। मतलब कहा जा रहा है कि अभी इस योजना से जो जाति में भेदभाव था उसको भी कम किया गया है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। यानी कुछ स्थानों पर ऐसे स्थान जहाँ पर दलित काम किया करते हैं, भोजन बनाया करते हैं, जो छुआछूत मानते थे, अब उसी के हाथों से भोजन पकाया जाता है और बच्चों को खिलाया जाता है। तो इससे भेदभाव, जाति भेदभाव कम किया गया। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है। जो गरीब थे, जिसके पास खाने के अनाज नहीं थे, अब उन लोग को भूख मिटाने में भी एक सहायता की है। जो पर एक खाली पेट स्कूल आते और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे, है ना। जो भूखा रहता था वो, उसको भूख लगने के कारण वो पढ़ाई में ध्यान नहीं केंद्रित कर पाता था, उसकी भूख मिटाई जाती है, जिसके कारण बच्चे ध्यानपूर्वक शिक्षा ग्रहण करते हैं। अद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। कह रहा है कि अगर कानून भी बन गए है फिर भी लोग उसको समान समझने से क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। अद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है, कोई भी कम नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार है। तभी यह असमानता को दूर किया जा सकता है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। जो लोकतंत्र है, इस समाज में समानता को स्थापित करना यह सबसे बड़ी दुविधा है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में अधिक पढ़ेंगे। इसमें भीमराव अंबेडकर ने कहा है, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। मतलब तुम कितना भी कपड़ा पहन लो, अगर तुम्हारे समाज में इज्जत ही नहीं है, आत्मसम्मान ही नहीं है, तो तुम वो नंगे के बराबर हो। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। ये भीमराव अंबेडकर ने कहा है। इन लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है या फिर और भी कोई देशों में है, कई देशों में है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है।
सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा। आज भी लोकतंत्रीय देशों में जो है समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून में उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस में यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब कोई भी गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। रोजा पार्क्स जो 1913 में जन्म हुआ था और 2005 में इसकी मृत्यु हो गई, एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थे। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्हें अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं और कम योग्यता वाले शिक्षक, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश धर्म, मूलवान जाति, लिंग या स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। पहला पॉइंट जो है, राज्य की किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवान जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। ये किस अनुच्छेद में? भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में इसका उल्लेख किया गया है। दूसरा जो है, कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवान जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश है, कोई भी जा सकता है। ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है। दूसरा ख नंबर में जो है, पूर्णतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है।
इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को उच्च रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। धन्यवाद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 7 का पहला लेसन अध्ययन किए हैं। अगले नेक्स्ट डे हम लोग